हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जरा सेक्टर रोटेशन पे और सेक्टर्स के ट्रेंड्स पे हम बात करेंगे। उसके पहले जरा 2025 में कौन से मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया इसकी भी थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। S&P 500 ने 17% के आसपास एनुअल रिटर्न रजिस्टर किया 2025 में। MSCI यानी मॉर्गन स्टैनली कंट्री इंडेक्स ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, इसने 29% का ग्रोथ जो है, रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया। MSCI चाइना ने 29% का रिटर्न दिया। हैंसेंग इंडेक्स जो कि हांगकांग का है, आपको पता है, उसने 28% रिटर्न दिया। कोरियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है कॉस्पी, उसने 75% का रिटर्न दिया है 2025 में। स्पेन के इंडेक्स IBX 35 ने 48% का रिटर्न दिया है और ग्रीस का इंडेक्स जो है एथिक्स, इसने 44% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, सारे के सारे इंडाइसेस जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यहां तक कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है इसने भी 30% का रिटर्न दिया है। और हमारे निफ्टी ने कितना दिया है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको अभी इंडाइसेस बताए, इसका सेक्टर से क्या रिलेशनशिप है ये थोड़ा समझने का आप प्रयास करें। देखिए, S&P 500 हो या कॉस्पी हो जो कि कोरियन स्टॉक मार्केट है, या हैंसेंग हो या चाइना हो, इन सारे मार्केट्स में 2025 में जो सेक्टर किंग रहा है, राजा रहा है जो सेक्टर, वो है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर। टेक्नोलॉजी में भी जो AI और AI रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 2026 में जो है वो किस तरीके का रुख हम देख सकते हैं, कौन से सेक्टर जो है वो उभर के 2026 में आ सकते हैं। इस विषय पे मैं 6 जनवरी को एक पेड वीडियो बना रहा हूं। मुझे लगता है कि आप में से जिस किसी को भी रुचि होगी, अवश्य आपने देखना चाहिए। 2026 में मेरा कैलकुलेशन, मेरा गणित क्या है, कौन से सेक्टर काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, कहां मैं निवेश कर रहा हूं, इस बारे में मैं इस 6 जनवरी के वीडियो में बात करूंगा। यदि आप में से कोई भी इच्छुक है इस वीडियो को देखने के लिए, तो पीछे QR कोड लगा हुआ है, आप इसके ऊपर में पेमेंट कर सकते हैं और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 9860317209 पे भेज सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है, देखिए मैंने 3-4 बार पहले भी वीडियो में बताया है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का पिछलग्गू है वर्ल्ड के जितने भी दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं वो। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2025 में। और हम ये देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में AI को लेके एक राइवलरी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो गई है। साथ ही एक हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों कंट्रीज कौन सी, चाइना और अमेरिका, इनकी स्ट्रैटेजीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। अमेरिका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैसिव स्पेंडिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो EV व्हीकल्स के ऊपर में, या जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर और विंड, इस पे काफी ज्यादा जो है वो स्पेंडिंग कर रहा है। ठीक है, इंडिया के जो कंपनीज हैं या इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका दुर्भाग्य यह है कि भारत में ना तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, ना ही EV सेक्टर के अंदर में हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी टेस्ला टाइप कंपनी हो या BYD टाइप कंपनी हो। बहुत छोटे लेवल पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सोलर पे तो हम पूरा माल चाइना से मंगाते हैं। यहाँ जितनी भी जो रिन्यूएबल कंपनीज हैं वो कहने के लिए रिन्यूएबल कंपनीज हैं, अधिकतर माल जो है ये उठा के जो है ये चाइना से ही लेके आते हैं और उस पर अपना नाम लेबल चिपका के जो बेचते हैं। बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में होती है। तो इंडिया में ये जो 2 सेक्टर्स हैं, इसमें निवेश करने की बहुत कम जो है चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। परंतु एक ऐसा सेक्टर है जो इन दोनों से रिलेटेड है और जिसमें मैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं उसमें संभावनाएं देख रहा हूं,
वो सेक्टर का डिस्कशन जो है वो मैं आपके साथ में इस 6 जनवरी के पेड वीडियो में आपके साथ करूंगा। दोस्तों, आप इस बात से भली भांति रूप से परिचित हैं कि आज की डेट में $2 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप रखने वाली गिनती चुनती की 4 कंपनीज हैं। कौन सी है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी? जो है 4 या 5 कंपनीज हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी आपको पता है कौन सी है? एनवीडिया है, जो चिप्स बनाती है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, अगेन उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देन गूगल है, अमेजॉन है। ये 3-4 जो कंपनीज हैं ये मिलके मैसिव अमाउंट जो है वो स्पेंडिंग कर रही है एआई के ऊपर में। और इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, ओरेकल हो गया, मेटा हो गया, टेस्ला हो गया। टेस्ला इन द सेंस टेस्ला की दूसरी कंपनी जो है XAI, वो स्पेंडिंग कर रही है। इलॉन मस्क जो है वो उसको हेड करते हैं, परंतु टेस्ला का भी उसके अंदर में कुछ शेयर होल्डिंग है। तो कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका में मैसिव लेवल पे एआई में इन्वेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अब ये जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करता हूं, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका ग्लोबल अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं जो भी अमेरिकन स्टॉक्स या यूरोपियन स्टॉक्स के बारे में बोलता हूं वो खरीद नहीं पाते। यदि आप देखें, इसलिए मैं जनवरी 6 को सिर्फ इंडियन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो ये जो आपका अमेरिका जो है ये पूरा एआई के बेसिस पे चला है। यहां तक कि 40%, 38 to 40% S&P 500 का जो वेटेज है वो गिन के 7 कंपनी से आ रहा है, जिसको मैग्निफिशिएंट 7 कहा जाता है। और रेस्ट 60% वेटेज जो है वो बची खुची जो है 493 कंपनीज, उनसे आ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि एआई रिलेटेड कंपनीज जो है वो पूरी तरीके से इंडेक्स को ऊपर की तरफ ले जा रही है, खींच रही है। वहीं यूरोपियन स्टॉक मार्केट में यूरोपियन इंडाइसेस अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो डिफेंस कंपनीज ने किया है। यूरोप के अंदर में आपको मालूम है यूरोप एआई में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। और पिछले साल मारियो द्रागी, जो पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ भी रहे हैं, उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव यूरोप को कैसे और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, इसके ऊपर में बहुत बड़ी रिपोर्ट सौंपी थी यूरोपियन पार्लियामेंट को, यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण जो राजनेता हैं उनको। और उसमें यही बात कही गई थी मुखर रूप से कि यूरोप में रेगुलेशंस जो हैं वो इतने ज्यादा है, रेगुलेशंस जो है वो गला घोट दे रहे हैं इनोवेटिवनेस का, या नई कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं वो इनोवेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रेगुलेशंस के आप कह लीजिए कि जाल में जो है वो फंस जाता है। तो यूरोप के अंदर में जो एस्टैब्लिश्ड डिफेंस कंपनीज हैं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। यहां तक कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि $5 बिलियन का डिविडेंड, $5 बिलियन, अगर मैं 90 रुपए का $1 पकड़ूं तो लगभग 45,000 करोड़ का डिविडेंड जो है वो यूरोप की मात्र 6 बड़ी डिफेंस कंपनीज ने 2025 में अपने इन्वेस्टर्स को दिया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, बताने का रीजन ये है कि इंडियन मार्केट के बारे में तो आप बहुत सुनते हैं, बट आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स हैं वो फॉरेन से ही क्यू लेते हैं, वो फॉरेन से ही हिंट लेते हैं, वो फॉरेन से ही सिग्नल्स कैच करते हैं, वो पकड़ते हैं कि फॉरेन में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है। ये आपको आके कोई सीएनबीसी टीवी पे या ईटी नाउ पे नहीं बताएगा, परंतु आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेन में ट्रेंड चल रहा है उसी की कॉपी कट पेज जो है थोड़े दिनों बाद हमको इंडियन मार्केट में नजर आएगा। जब से यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया है, डिफेंस कंपनीज सडनली यूरोप में बहुत एक्टिव हो गई, उनके शेयर प्राइसेस भागे, उन्होंने केपेक्स शुरू किया। और उसी की देखा देखी अगर आप ध्यान दे ट्रेस कीजिए 2022 मार्च के बाद से ही जो है इंडियन डिफेंस कंपनीज के भी शेयर्स में काफी तेजी से आपको उछाल नजर आएगा। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है, और कोई इंडियन डिफेंस कंपनी से यूक्रेन कोई माल नहीं खरीद रहा, ना रशिया कोई माल खरीद रहा है, फिर क्यों भाग रही है? लड़ाई तो इन दोनों देश में हो रही है। इजराइल और ईरान में लड़ाई हुई
तो ना ईरान ने इंडिया से कोई माल खरीदा डिफेंस का, ना इसराइल ने खरीदा। तो इंडियन डिफेंस कंपनीज क्यों भाग रही है? इंडियन डिफेंस कंपनी छोटी छोटी देश जो है, ऐसे तंजानिया वंजानिया इस टाइप के जो गरीब गुरबा टाइप देश है, उन देशों को थोड़ा बहुत डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। उसी में जो है इनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया कि ऐसा लगने लगा कि भाई ये बहुत बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है। सच्चाई है कि इंडिया भी अपना अधिकतर खपत जो डिफेंस का है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके पूरा करता है। एक्सपोर्ट कोई हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु इंडियन डिफेंस कंपनीज ने जो पिछले 3 साल में रिटर्न्स दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है वो फॉरेन से क्यूज लेती है। इसी तरीके से 2026 में इंडियन कंपनीज फॉरेन से क्या क्यों लेंगी? इंडियन कंपनीज यानी कि इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। वो कंपनीज जो पैसा डालती हैं और स्टॉक्स खरीदती हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनीज हैं, एएमसीज, उनकी मैं बात कर रहा हूं। मैं फैमिली ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट इक्विटी फंड और वेंचर कैपिटल फंड्स की बात कर रहा हूं। अलग अलग जो कैटेगरी फंड्स है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इन सारे फंड्स में सिंगापुर, मॉरिशस, इधर उधर बैठे हुए लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स के थ्रू इंडियन मार्केट में। और ये सारे के सारे जो हैं वो फॉरेन से क्यों लेते हैं? फॉरेन से जो है वो इंडिकेशन लेते हैं और उसके बाद में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। परंतु आपको ये सच्चाई कोई फंड मैनेजर नहीं बताएगा कि भैया हम जो है वो फॉरेन से क्यों लेके काम कर रहे हैं। वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे कि ये देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ इतना हो गया, मार्जिन ग्रोथ इतना हो गया, इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये एक मैंने स्टोरी आउटलुक में किया था आज से 5-1 साल 4-5 साल पहले, बहुत हिट हुई थी ये स्टोरी। इस स्टोरी में मैंने यही बताया था कि पिछले 20 साल में यदि आप निफ्टी का कंपोजिशन देखें तो पहले निफ्टी के कंपोजिशन में 2005-2004 में वो कंपनीज थी जिनके पास में बहुत ज्यादा रियल एसेट हुआ करता था। रियल एसेट का मतलब टैंजिबल एसेट, यानी फैक्ट्रीज, लैंड बैंक, मशीन्स, है ना, ये कंपनीज को बहुत ज्यादा वेटेज मिलता था निफ्टी में। बट अगर आज आप उठा के देखें तो एचडीएफसी इंश्योरेंस का क्या उसके पास में क्या टैंजिबल वैल्यू है? पर एचडीएफसी को देखो आप एचडीएफसी इंश्योरेंस को कितना ज्यादा जो है उसको मल्टीपल्स जो है, पी मल्टीपल्स कितने हाई मिलते हैं। ऐसी टाइटन देखिए 100 के ऊपर उसका पी मल्टीपल रहता है, बट टैंजिबल एसेट्स कितने हैं उसके पास में। तो कहने का अर्थ यह है कि इस टाइप की कंपनीज पिछले 20 साल में इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में हैवी हुई, जिसके पास में इंटैंजिबल्स बहुत ज्यादा है। इंटैंजिबल्स यानी वो चीजें जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो। यानी कि पेटेंट हो गया, पेटेंट को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। पेटेंट हो गया आपका, मार्केट पे या वेंडर्स पे पूरा कब्जा, यानी आपकी सप्लाई लाइन जो है, सप्लाई चेन, वो हो गया। आपका बिजनेस मॉडल हो गया। ये जो इंटैंजिबल्स है, आपका ब्रांड हो गया, ब्रांड वैल्यूएशन हो गया, ये जो चीजें हैं ये इंटैंजिबल्स बनाती हैं। और हमने देखा है कि धीरे धीरे निफ्टी के अंदर में वो सारी कंपनीज जिनका टैंजिबल बहुत ज्यादा था वो कहीं पीछे चली गई, और जिनके पास में इंटैंजिबल्स बहुत ज्यादा है वो हमको नजर आई कि निफ्टी के अंदर में उन सारी कंपनीज का वेटेज जो है वो बढ़ने लगा। तो इनफैक्ट आप अगर देखें रिटेल में भी, तो रिटेल में ऐसी कंपनीज यूएसए में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जिनके पास में कोई रिटेल स्टोर नहीं है, वो सिर्फ लीज पे लेती है, दे डोंट ओन स्टोर्स। तो अमेजॉन देख लीजिए, अमेजॉन बेस्ट एग्जांपल है। आपका सप्लाई चेन पे कब्जा है, बिजनेस मॉडल आपका स्ट्रांग है। आप देखिए अमेजॉन का वैल्यूएशन क्या है, और ये अमेजॉन के मुकाबले आप के मार्ट का वैल्यूएशन वहां पे देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो बताने वाली बात यह है कि अगर आप निफ्टी का कंपोजिशन देखेंगे तो जो इनटैंजिबल्स, जिन कंपनीज में इनटैंजिबल्स की वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर की तरफ आई हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टाइटन टाइप्स कंपनी, और जिनका टैंजिबल्स बहुत ज्यादा है उनका वैल्यूएशन जो है वो कहीं आप देखिए कि टैंजिबल्स कंपनीज का वैल्यू जो मार्केट जो उनको पी मल्टीपल देता है वो कम होता चला गया। तो क्या 2026 में भी जो पिछले 20 साल से ट्रेंड चला आ रहा है वो ट्रेंड मेंटेन रहेगा? और ये ट्रेंड क्यों आया? ये ट्रेंड आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 20 साल में वर्ल्ड 20 क्या पिछले 40 साल में अगर हम देखें
तो वर्ल्ड ग्लोबली इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो कैपिटल यानी पूंजी सस्ती होती है, और जब पूंजी सस्ती होती है तो फैक्ट्रीज लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। पर बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक ताकत, ब्रांड वैल्यू है ना, पेटेंट्स, R&D, इनका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेके जो है आप इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो अभी क्या 2026 में भी यही ट्रेंड होगा? देखिए इंटरेस्ट रेट कैसे इंडेक्स के कंपोजिशन से या इंडेक्स के वेटेज से रिलेटेड है, इससे आप मतलब ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैंने बताया। अगर यही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो आप देखोगे कि जो कंपनीज की टैंजिबल वैल्यूज ज्यादा है वो कंपनीज का वेटेज बढ़ता है, और जो इनटैंजिबल्स वाली हैं उनका वेटेज कम होता है। मैं इसको और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा 6 जनवरी के पेड वीडियो में। अगर आप लोग इस पेड वीडियो को देखने के लिए इच्छुक होंगे तो आप मुझे अवश्य 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप में डिफेंस कंपनीज, अमेरिका में AI कंपनीज और चाइना में टेक्नोलॉजीज कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं आपके कोरिया में जो इतना अच्छा परफॉर्म हुआ है वो बेसिकली 2 कंपनीज के कारण हुआ है। एक है SK हिंग्स कंपनी, HYNIX है इसका नाम है, S फॉर सिंगापुर, K फॉर काइट या कोलालंपुर, और फिर HYNIX। ये कंपनी 225% बढ़ी है, और इसका सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज है कोरियन स्टॉक मार्केट में। और जो सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी है सैमसंग। सैमसंग जो है वो उसका वेटेज जो है वो ग्रोथ जो है, मतलब उसका जो रिटर्न जो है सैमसंग का, वो 85 से 90% इस साल रहा है। तो ये दोनों कंपनी ने पूरे कॉस्पी इंडेक्स को खींच लिया। चाइना के अंदर में यदि आप देखें, इस साल अगस्त में चाइना की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी जो है इसने अपना IPO लॉन्च किया था, और एक ही धड़ल्ले में $10 बिलियन के आसपास पे जो है वो कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया। $5 से $6 बिलियन इस कंपनी ने रेज किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि चाइना जो कि मिनरल रिसोर्स कंपनी है, वहां पे इंडेक्स भागने के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं थी बैदूस टाइप, बल्कि बैदूस हो गया, टेनासेंट हो गया, अलीबाबा हो गया, इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज की कंपनीज थी उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ा उनका भी रोल रहा है। अब हम इंडिया पे आ जाएं। हमने यूरोप देख लिया, वहां डिफेंस कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। हमने अमेरिका देख लिया, वहां पे AI कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। हमने चाइना देख लिया, चाइना में टेक्नोलॉजी कंपनीज और मिनरल रिसोर्सेज कंपनीज दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया के अंदर में दुख की बात यह है कि मिनरल रिसोर्सेज के नाम पे बहुत कम कंपनीज हैं, और AI के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। और डिफेंस के नाम पे मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं कि डिफेंस जो है वो इंडिया छोटे छोटे देशों को आजकल कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सप्लाई कर देता है, और उसी के बेसिस पे वैल्यूएशन इतना हाई इंडियन डिफेंस कंपनीज का हो गया है 2022 के बाद से। तो ये जनवरी 6 के पेड वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कहां पे कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा दम है, दम दिख रहा है 2026 में। मैंने टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल के बारे में आपको इस वीडियो में बताया। मैंने बताया कि कैसे निफ्टी का कंपोजिशन पिछले 20 साल में चेंज हुआ है। इनटैंजिबल कंपनीज जो पहले जिनका ज्यादा स्पेस नहीं था, आज उनका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है निफ्टी के अंदर में। तो इस तरीके के और क्या ट्रेंड आगे आ सकते हैं। दोस्तों, यही वीडियो समाप्त करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।